नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और पिछले क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, ये सब हमने डिस्कस किया था। फ्यूल क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ फ्यूल होते हैं, कैसे कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर से कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई जो फ्यूल है वो गुड है या बैड है हमारे लिए। ठीक है, तो हमने इसका मतलब चॉइस ऑफ गुड फ्यूल भी हमने देख लिया था। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो आई होप उसको आपने अच्छे से समझा होगा, तभी ये सेशन आपको समझ में आएगा। ओके, सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो मैं हेडिंग लगाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको जानते हो कि फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है। इसका डेफिनेशन मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वो नेचुरल फ्यूल जो हमें नेचर से मिला है और वो हमें बर्निंग करने के बाद हमें हीट देता है, एनर्जी देता है, वो हमारा फॉसिल फ्यूल कहलाता है। ओके, तो जितने भी पेट्रोलियम ये सब एलपीजी जो हम पढ़ते हैं ये सब किस में आता है, फॉसिल फ्यूल में आता है। ओके, तो यदि आपको आता है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है तो आप बताइएगा कि इट इज़ ए नेचुरल फ्यूल। हमें नेचर से जो मिलता है उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और जैसे कोल की बात करें ये सब, और ये फॉसिल फ्यूल ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, फॉसिल फ्यूल यूज होता है ज़्यादातर पावर प्लांट मतलब एनर्जी को जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में ये फॉसिल फ्यूल यूज होता है। और फिर ये नेचर से मिलता है। और फिर बोले हम कौन सा एनर्जी बनाते हैं, हमारे पास कोई है क्या। हाँ, हम जो कुछ केमिकल्स मिला के फॉस्फेट वगैरह मिलाकर ये सब जो विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं वो हमारा उसमें आएगा, वो फॉसिल फ्यूल में नहीं आएगा, क्योंकि वो हम लोगों ने अपने इच्छानुसार से उसे बनाते हैं। जैसे माचिस के तिल्ली में उसमें जो फॉस्फेट लगा होता है, रेड फॉस्फेट, वो क्या हो गया, वो हमने केमिकल्स के थ्रू बनाया है। फॉसिल फ्यूल और अदर फ्यूल में यही डिफरेंस है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ये कैसे फॉसिल फ्यूल कैसे बना, हाउ फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड। तो देखो, इसके पीछे का रीज़न आप जानते हो कि कई साल, मिलियंस बिलियंस ईयर पहले जानवर और प्लांट खत्म हो गए थे, मर गए। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो हमारे जो पेड़ पौधे जानवर थे वो नीचे दब गए, और जब नीचे दबे तो वो अर्थ से कवर्ड हो गए। और कवर होने के बाद क्या हुआ कि वो डे बाय डे आफ्टर मिलियंस ईयर बाद वो अंदर मड क्रिएट कर दिया। मड मतलब कीचड़, ठीक है, मड, और आप इसे मड बोल सकते हो या सैंड टाइप का, मड और सैंड, ये दो टाइप के अंदर उसने बना दिया। अब ये मड कैसे बन गया अंदर, तो मड ऐसे बन गया क्योंकि अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या हुआ, अंदर मड बन गया। यदि ऑक्सीजन होता तो फिर तो नहीं मड बनता, ठीक है। लेकिन विदाउट ऑक्सीजन क्या वो बन गया, वो वहाँ पे मड क्रिएट हो गया। ओके, तो ये हमने समझा कि कैसे बना ये मिलियन ईयर एगो। हमारे जो प्लांट और एनिमल्स थे वो दब के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो मड बना दिए। ओके, अब हम आते हैं कि ये मड फिर ये उसके जो प्लांट और एनिमल को दबने से एनर्जी कैसे क्रिएट हो गया, वो एनर्जी कैसे क्रिएट हुआ। तो हम उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सन के बारे में। हम पहले पढ़ेंगे सन के बारे में, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में सन के बारे में डिस्कस किया था थोड़ी बहुत कि सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है हमारे लिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ, आप फॉसिल फ्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आज हम फॉसिल फ्यूल देख रहे हैं वो आप मानो सन ही है। अब कैसे है उसे हमें प्रूफ करना होगा, हमें देखना होगा कि सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स, हम तो ऐसे बोलते हैं ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट आप अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल भी बोल सकते हैं। जो हम अभी अपने फॉसिल फ्यूल कोल, पेट्रोलियम ये सब यूज कर रहे हैं वो भी हमें सन से ही मिला हुआ है। अब इसको थोड़ा सा समझने की बारीकी से समझिए कैसे। तो देखो, अभी हमने बताया कि प्लांट और हमारे जो एनिमल्स थे वो दब के अंदर चले गए। तो प्लांट के दबने से आखिर वो एनर्जी कैसे आया, प्लांट में क्या था ऐसा कि वो दबने के बाद वो एनर्जी में क्रिएट हो गया, और ऐसा क्रिएट हुआ कि आज हम उसे एनर्जी एज ए एनर्जी यूज करते हैं जलाने में, ठीक है। तो देखो, जब प्लांट, अब आज के रिसर्च के अनुसार जब हम उसको एनालिसिस करें पीछे, जब
उस टाइम पे तो नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता है कि सन से जो एनर्जी आती है उसी से जो हमारे प्लांट हैं वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, मतलब वो ग्रोथ करते हैं। भोजन बनाना मतलब ग्रोथ करना, एनर्जी लेना, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। तो आप अब इस चीज़ को सोचो, मिलियन ईयर वो भी यही प्रोसेस रहा होगा, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अब उस टाइम पे भी यही रहा होगा, तो इसका मतलब कि जो प्लांट के हर एक पत्तियां और जो हमारे जो उसमें ब्रांचेज हैं, टहनियाँ हैं, वो सब क्या है, उसमें सन की एनर्जी है। क्या है, सन की एनर्जी। और ये जो सन का एनर्जी है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके वो कार्बन कंपाउंड में क्या हो जाता है, उसमें उसमें स्टोर हो जाता है, कार्बन कंपाउंड में वो स्टोर हो जाता है। तो यही कार्बन कंपाउंड फिर बाद में जब अंदर दबा तो क्या बन गया, वो एनर्जी। क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बन जहाँ भी होगा और उसको ऑक्सीजन मिल जाता, यदि उसको ऑक्सीजन मिल जाता तब तो नहीं मड क्रिएट होता, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अंदर जब दबा तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से वो क्या बन गया, मड बन गया, सैंड बन गया, और कोल टाइप का अंदर फिर धीरे धीरे वो एनर्जी क्रिएट किया। ठीक है। तो ये कैसे हुआ, समझ में आया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना है। और तो हम अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, फाइनली यही बोलेंगे ना कि जो प्लांट जो दबा उसके पास किसका एनर्जी था, सन का एनर्जी था। ठीक है। अब एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल की बात कर लो। तो एनिमल क्या खाता है, एनिमल भी क्या खाता है, प्लांट वगैरह खाता है, घास, ये पेड़ पौधे सब खाते हैं। तो उसके अंदर भी जो स्टोर्ड एनर्जी गया, क्योंकि यदि वो प्लांट खाना, घास ये सब खाना बंद कर देगा तो वो नहीं जीवित रहेगा, नहीं जीवित रहेगा इसका मतलब उसके एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो फिर इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ से लाता होगा, प्लांट से ही लाता होगा। प्लांट में एनर्जी कहाँ से आया, सन से आया। इसका मतलब फिर से फाइनली क्या हो गया, जो एनिमल्स के पास जो स्टोर एनर्जी है, जो स्टोर एनर्जी था वो भी कैसा था, सन का ही एनर्जी था। किसका था, सन एनर्जी। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने ये प्रूफ किया कि जितने भी प्लांट थे वो ग्रो करते थे सन के एनर्जी से। और ओके, सो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। कहाँ थे हम लोग, पढ़ रहे थे सन और एनिमल। तो हमने ये समझ लिया कि जो फॉसल फ्यूल है आर द एनर्जी रिच कंपाउंड है। एनर्जी रिच किसका कंपाउंड है, तो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, ये ध्यान रखना है आपको। और विच इज ओरिजिनली कहाँ से बना था, तब बाय द प्लांट एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी या सोलर एनर्जी। विदाउट सनलाइट देयर इज नो कोल नो पेट्रोलियम। ये जो हम पढ़ रहे हैं उसी का, देखो सन का ही एनर्जी को आज हम कितने साल के बाद भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। और उसी का नाम दिए हमने, दो डिवाइड कैटेगरी किया कि एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। सन खुद अभी तक क्या है, रिन्यूएबल में है। ठीक है। और उसकी जो प्रोडक्ट बना, जो बाय प्रोडक्ट जो बना वो नॉन रिन्यूएबल में खतरे में है। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि इस धरती का भी क्या है, उम्र फिक्स है, एक टाइम के बाद फिर से वही सेम चीज़ें रिपीट होने वाला है। ओके। तो ये चीज़ हमने देख लिया। तो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम ये तीन यहाँ डिस्कस करेंगे, हमारे जो सिलेबस में वो तीन है। एक तो पढ़ेंगे हम कोल, ठीक है, कोल, और एक पढ़ेंगे हम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, और एक है हमारा नेचुरल गैस। इन तीनों को ही हम डिस्कस करेंगे अपने आज के सेशन में। तो कोल क्या होता है, कोल बताइए क्या होता है। कोल लीजिए, हम बोले तो एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, तो हाइड्रोकार्बन्स का। अब हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ जाता है, कार्बन भी आता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन को हम क्यों कैलोरीफिक वैल्यू के लिए बेसिस लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कितना होता है, कमेंट सेक्शन में लेके बताओ, मैंने बताया था पिछले क्लास में। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि जिस भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन होगा वो काफ़ी ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगा। कैलोरीफिक वैल्यू होगा हाई होने का मतलब हीट ज़्यादा देगा। ठीक है। मतलब कम ग्राम जलाने पे भी हीट ज़्यादा देगा, तो हमारे लिए बेटर वो होगा। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और कार्बन के बाई प्रोडक्ट भी हैं, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो नेसेसरी है जलने के लिए। और कुछ इसमें स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं कोल में। ओके। तो कोल की बात करें, इसका कलर आप जानते हो कैसा होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोल होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। आपने शायद पहले 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़े होंगे, चार टाइप के कोल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके। तो मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, बस यहाँ पे हमें सिलेबस में कोल के बारे में पढ़ना है, और हम कोल में क्या क्या होता है। तो कोल में क्या क्या होता है ध्यान रखना है। यदि आपको यह आता है
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल में क्या होता है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, और स्मॉल अमाउंट में होता है नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड होता है। ओके, सो अब ये तो हमने, और ये कैसे मिलता है, तो ये हमें पता है कि अर्थ के जो सरफेस है उससे हम डीप माइंस जो होते हैं, खादान होते हैं, वहाँ से हमें ये निकाला जाता है। ओके, तो हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो बड़े बड़े प्लांट थे ना, जो बिग प्लांट थे, बिग प्लांट जो अंदर दबकर बनाए, जो बिग प्लांट थे वो दबकर बनाया कोल, और जो स्मॉल प्लांट था, घास और ये सब, ये जो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट थे, वो बनाया पेट्रोलियम। वो अंदर क्या बनाया, पेट्रोलियम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब कोल को जलाते हैं तो हमें हाई एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कार्बन मैक्सिमम मात्रा में होता है, 80% तो होता ही होता है कार्बन। ओके, अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा। ओके, तो उसमें, और जब CO2 बनता है तो उसमें हमें पता है बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, लॉट ऑफ एनर्जी निकलता है, वही हमारे लिए ज़रूरत होता है। अब एक और टॉपिक, मतलब एक वर्ड आता है कोक। आपने सुना होगा कोक। कोक और कोल में डिफरेंस क्या है, यदि आपको आता है तो कोक और कोल में डिफरेंस बस यही है कि जब, देखो, जब ये नीचे अंदर से निकाला जाता है ना, तो ये जो कोल होता है ना, इसमें मॉइस्चर होते हैं, इसमें कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसको फिर डिस्टिल किया जाता है। तो इसमें वोलाटाइल मटेरियल, जो वोलाटाइल मतलब जो जिसमें नमियाँ हो, ठीक है, जो हाईली वोलाटाइल मटेरियल होता है, यदि उसको निकाल दिया जाए, यदि उसको डिस्टिल कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो वो कोल से कोक बन जाता है। ठीक है, तो कोल से कोक कैसे बनता है, आपको ध्यान रखना है। कोल से कोक कैसे बनेगा, आफ्टर रिमूव क्या, वोलाटाइल मटेरियल। ठीक है, ये सब आपको नोट्स में मैं लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको समझना है, यहाँ पे मैं बार बार यही बोलता हूँ। सो अब कोल में और इसमें कोक में कार्बन की परसेंटेज का क्या डिफरेंस होगा, तो कोक में जो परसेंटेज होता है, वो होता है 98% कार्बन होता है। अब सोच लो कि 98%, 100 में से 98% कार्बन ही है, तो ये कितना अच्छा एनर्जी देगा। तो डेट मीन्स ये, यदि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये CO2 भी कम निकालेगा। ठीक है, और मतलब इसकी बर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा होगा, तब हमारे स्मोक भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, तो जितना कार्बन बेटर होगा वो ज़्यादा अच्छा बर्निंग होगा। यदि कंप्लीट बर्निंग होगा तो फिर धुआं भी कम निकलेगा, स्मोक कम निकलेगा। स्मोक कम निकलेगा तो हमारे पॉल्यूशन कम होगा। सो दैट्स वाई यदि कोल और कोक में पूछा जाए कौन है ज़्यादा फोसल मटेरियल, बेटर कौन है, तो वो ऑप्शन में आएगा, तो आपको कोक लगाना है, परसेंटेज याद रखना है। ये भी आपको डिफरेंस हमने बता दिया। अब हमने इसका यूज ऑफ कोल क्या है, यूज ऑफ कोल तो आप घरों में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है, होम मतलब घर, इसमें डोमेस्टिक पर्पज से भी यूज लिया जाता है, थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए लिया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज लिया जाता है। तो ये इसके कुछ मतलब इसके यूजेबल है। ठीक है, अब हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम। सो देखो, पेट्रोलियम का बात करें तो कोल जिस तरह से जिसमें कलर होता है, इसमें भी कलर होता है, इसका भी कलर जो होता है, वैसे पेट्रोलियम जो यदि पूछा जाए तो पेट्रोलियम डायरेक्ट पेट्रोलियम निकलता नहीं है अंदर से, डायरेक्ट पेट्रोलियम नहीं निकलता अंदर से। तो फिर निकलता क्या है, निकलता है क्रूड ऑयल, उसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। और उसका स्मेल जो होता है वो, ये पहले मैं क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा तेल जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो इसका जो स्मेलिंग होता है वो फॉल स्मेलिंग होता है। ठीक है, फॉल स्मेलिंग होता है। और ये विस्कस भी होता है। विस्कस मतलब आप समझना, ये एक टेक्निकल टर्म है। तो इसको आप विस्कस का मतलब, जिस तरह से आप सरफेस में या न्यूटन्स के लॉ में आप फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं ना, इसी तरह से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, जब फ्लूइड की बात आती है तो हम उसको विस्कस बोलते हैं। तो मतलब जो फ्लूइड में फ्रिक्शन होता है उस टर्म को नाम दिया जाता है विस्कस। तो ये विस्कस होता है। तो यदि आपको क्वेश्चन ये आता है कि एक ऑयल है, ठीक है, और एक पानी है, उसमें विस्कोसिटी किस में ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक ऑयल में विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। पानी को फैलाओगे तो तेज़ी से फैलेगा, लेकिन ऑयल जो होगा, जैसे सरसों का ही तेल है, तो वो जितना तेज़ी से नहीं फैलता है जितना कि अपना पानी फैलता है। सो डैट्स वाई उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है। सो
आप इससे कंपेयर करना। तो विस्कस का मतलब हमने वर्ड को देख लिया, विस्कस, ठीक है, विस्कस भी हमने समझ लिया। और इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है, डार्क कलर होता है, मतलब आप ब्लैक मान सकते हो। ओके, तो और ये जो पेट्रोलियम नाम कहाँ से पड़ा, तो देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब आपको अर्थ का कंस्ट्रक्शन पता होगा कि मेंटल होता है, क्रस्ट होता है, ठीक है। सो ये सब मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि पेट्रोलियम मिलता कहाँ पे है। तो पेट्रोलियम की फुल फॉर्म जो आप ब्रेक करोगे तो इसका जब ब्रेक करते हैं तो इसको नहीं मिलता है हमें पेट्रा, क्या मिलता है, पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रोलियम, पेट्रा प्लस ओलियम। और पेट्रा जो है ये एक यूनान वर्ड है, इसका मतलब होता है रॉक, ठीक है, इसका मतलब होता है रॉक। और ओलियम का मतलब ऑयल, ठीक है। तो रॉक ऑयल मतलब कि ये जो क्रूड ऑयल होता है ये कहाँ मिलता है, अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ट्रैप्ड इन रॉक, मतलब जो क्रस्ट भाग होता है ना अर्थ का, उसके नीचे ये मिलता है, उसके नीचे ये मिलता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके नीचे तो हमारा जैसे ये रॉक है, ये हमारा क्रस्ट पार्ट है, ठीक है, इसके नीचे बहुत सारे चट्टाने होते हैं, उसके नीचे से ही निकलता है हमारा ये पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल। फिर हम उसे प्योरीफाई करते हैं, तब हम उसे पेट्रोलियम नाम दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है। तो ये नीचे से क्रूड ऑयल निकलता है। अब ये क्रूड ऑयल के ऊपर ही, ये जो क्रूड ऑयल होता है इसके ऊपर ही कौन होता है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेचुरल गैस कहाँ मिलता है, तो नेचुरल गैस हमेशा इस क्रूड ऑयल के ऊपर होता है। और ये नेचुरल गैस बनता कैसे है, तो आप खुद सोच सकते हो कि अंदर जो हमारा अर्थ है उसके अंदर अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, वो खुद में एक हीट है, ठीक। अर्थ को तो आप मानो एक तरह से कि मतलब हमारे लिए हर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं ना उसके लिए वो यूजेबल है। आप मैग्नेट की बात करो तो अर्थ भी मैग्नेट की तरह बात बिहेव करता है। मास की बात करो तो उसके पास ह्यूज मास हो, आप हीट की बात करो तो उसके पास हीट हो, बहुत ज़्यादा हीट है। तो जो जो आपका इन्वायरमेंट में आपको दिखता है अपने एटमॉस्फेयर में, वो सब अर्थ लेकर रखा है, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो अर्थ की क्या ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये अब बनता कैसे है, देखो अब देखो ये पेट्रोलियम ये क्या होता है, ये इसे जो होता है ना ये लिक्विड टाइप के अंदर रॉक के अंदर फंसा रहता है। और यही हीट जो होता है वो हीट क्या करता है, ड्यू टू लार्ज हीट, ह्यूज हीट, क्या होता है ये जो पेट्रोलियम है लिक्विड ये थोड़ा सा इवेपरेट हो जाता है और ये वेपर फॉर्म में ऊपर ट्रैप्ड हो जाता है। और यही जो ऊपर ट्रैप्ड होता है इसी को हम बोलते हैं नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। जैसे सीएनजी वगैरह वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, नेचुरल गैस हमेशा क्या होता है, पेट्रोलियम ऑयल के ऊपर होता है। ओके, अब इसको निकाला कैसे जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो इसको निकालने के तरीके होते हैं। जो भी एनालिसिस जो करता है, जो इंजीनियर होता है वो वहाँ पे, जैसे एक तो इंडिया में बहुत कम जगह होता है, जैसे वो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो पार्ट है उधर ही थोड़ी बहुत हमारे मिलता है पेट्रोलियम। बाकी ये जो आप मिड एशिया बोलते हैं ना, मिड एशिया जैसे यूएई हो गया, दुबई हो गया और ईरान हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है, इराक हो गया, ये सब इसको बोलते हैं मिड एशिया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल, जिसे हम गल्फ़ कंट्री भी बोलते हैं, तो आप गल्फ़ कंट्री मतलब मिड एशिया, वहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा आता है। तो वैसे आप ऐसा नहीं कि यहीं पे सबसे ज़्यादा, अमेरिका में भी होता है, बट यदि कंपेयर किया जाए तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये मिड एशिया में ही होता है। तो यहाँ पे कैसे निकला जाता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे क्या किया जाता है, कुआं ड्रिल किया जाता है। और ड्रिल करके यहाँ पे नंबर ऑफ 100 बेल कुआं जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कुआं टाइप का बनाया जाता है ज़मीन में ही। और उसमें जब पाइप अंदर डालते हैं, जब ये ड्रिल करके अंदर पाइप डाला जाता है तो एक लिमिट होता है जो 400 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही अंदर डाला जाता है पाइप को, तो ये जो सबसे पहले निकलता कौन है, यदि आपसे पूछा जाए कि जब वो वहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग होता है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, तो उसमें सबसे पहले बाहर कौन आता है, सबसे पहले बाहर आता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पेट्रोलियम के ऊपर ही तो नेचुरल गैस है, तो सबसे पहले हमारा जो निकल कर आएगा वो नेचुरल गैस आएगा, ठीक है। और ये नेचुरल गैस अपने आप हाई प्रेशर के कारण आता है, ठीक है, ये हाई प्रेशर के कारण आया और जैसे ही ये नेचुरल गैस खत्म होता है ना, फिर इतना ज़्यादा इस पाइप में प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि ये सकिंग करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, ये सकिंग करने लग जाता है। उसी तरह से आप जिस तरह से समझो, कब कोई आपने कभी देखा किया भी होगा, ऐसे ये टब या ड्रम है उसमें पानी रखा होता है और या आपने एक पाइप उसमें डाला और अपने मुंह से आपने पानी को खींचा, एक बार खींच दिया फिर वो कंटिन्यू फ्लो बन जाता है,
ठीक है। तो डेट मीन्स क्या हुआ, वो कंटिन्यू फिर वो सकिंग प्रोसेस, प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस पाइप के अंदर, ठीक है। उस पाइप के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर के कारण वो सकिंग प्रोसेस वहाँ पे होता है। तो एक बार यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है बाहर मशीन के थ्रू, तो ये नेचुरल गैस तो हाई प्रेशर में है ही, वो बाहर आना चाहता है, बस उसको रास्ता मिलता है, निकलता है। और फिर ये जैसे नेचुरल गैस खत्म हुआ, उसके नीचे क्रूड ऑयल होता है, फिर वो भी सकिंग प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर हम उसको अलग अलग कर लेते हैं। अब जैसे बात करें तो उसमें जो क्रूड ऑयल होता है उसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं वाटर हल्का होता है या पेट्रोलियम हल्का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोलियम इज ए लाइटर देन वाटर, इसीलिए वाटर के सरफेस पे कौन तैरता है, पेट्रोलियम तैरता है, उसमें मिलता नहीं है, ठीक है, इनसोल्यूबल है। तो उसको फिर मशीन के थ्रू जहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है अपने इंडिया के अंदर, रिलायंस है, IOCL है, ठीक है, HP है, तो ये सब जो है प्यूरिफिकेशन करता है उसको, वाटर से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। समझ में आया? तो ये है हमारा कहानी था पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम हमारे लिए कैसे कैसे यूजेबल क्या है, तो हम इसे, जब वो क्रूड ऑयल होता है ना, उसको जब प्यूरिफाई करते हैं तो उससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब वो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया जाता है वो होता है पेट्रोल निकलता है, जिसे हम अपने, अब एक बताओ पेट्रोल, पहले तो पेट्रोल बताओ तुम, पेट्रोल कहाँ यूज करते हैं, तो पेट्रोल हम अपने गाड़ी में यूज करते हैं। डीजल कहाँ यूज करते हैं, डीजल बताओ, तो डीजल कहाँ यूज करते हैं, तो डीजल भी हम अपने गाड़ी में यूज करते हैं। डिफरेंस यही है कि जब लाइट व्हीकल होगा हमारा उसमें हम पेट्रोल यूज करेंगे, और हैवी व्हीकल मतलब ट्रक बस ये सब में डीजल यूज करेंगे। अब ये क्यों यूज करते हैं, ये तो इंजीनियरिंग वाले ही पढ़ेंगे, तुम्हारे लिए ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये इसी से निकलता है, इसी क्रूड ऑयल से डिफरेंट डिफरेंट, जो ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होता है, जो जल्दी आग पकड़ता है, उसको पेट्रोलियम डाला बोला जाता है, फिर डीजल हो गया, फिर केरोसिन हो गया, ठीक है। और पेट्रोलियम गैस भी निकलता है, पेट्रोल गैस जिसे बोलते हैं। और पेट्रोल गैस में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। पेट्रोल गैस हो गया वो जो हमारे गैस जो होता है ना, जैसे इंडियन हो गया, HP हो गया, आपने घर में देखा होगा, तो उस जो गैस टंकी होता है, सिलेंडर होता है, उसमें भरा जाता है पेट्रोलियम गैस। अब ये पेट्रोलियम गैस भरने के देखो तरीके हैं। पेट्रोलियम गैस जो होता है वो कैसे बना जाता है, अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में चाहता हूँ कि यदि आपको कोई सॉलिड है, उसको बर्फ़ है, उसको पिघलाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर दो, लिक्विड में बन जाएगा, ठीक है। लिक्विड को हाई टेम्परेचर दो, गैस में बन जाएगा, ओके। अब वापस से इसको रिवर्स प्रोसेस करो तो क्या करना पड़ता है, यदि आपको गैस से लिक्विड बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर में कर दो, सॉरी, गैस से यदि आपको लिक्विड में करना है या लिक्विड से गैस में करना है, तो लिक्विड से गैस करने के लिए या तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो इसको, ओके, और यदि या आप उसको हाई प्रेशर में कर दो, मतलब गैस को यदि प्रेशराइज किया जाए हाई प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ होता है, आपको पढ़ना नहीं है, बट आप ये समझो कि सिर्फ गैस को यदि लिक्विड बनाना होगा ना, तो हमें हाई प्रेशर पे उसको रखना होगा, हाई प्रेशर पे वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। सो यही गैस को क्या किया जाता है, ये पेट्रोलियम जो गैस है, इसको अपने जो सिलेंडर होता है उसको में हाई प्रेशर के थ्रू डाला जाता है। और जब हाई प्रेशर के थ्रू डाला जाता है तो जो हमारे सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होता है वो गैस के फॉर्म में नहीं होता है, नाम सिर्फ उसका गैस है, ठीक है, वो होता किसके फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर वो गैस हमें बनता, मतलब वो जब हम बर्नर ऑन करते हैं तो वो तो हमें गैस के फॉर्म में दिखता है, यस, गैस के फॉर्म में दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आप उसमें सिलेंडर में भरा जाता है तो 200 पास्कल्स और 150 पास्कल ऐसे अप्रोक्स लिया जाता है, उसको प्रेशर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में आते हैं, जैसे ही वो बाहर निकलता है, जैसे आपने बर्नर ऑन किया तो क्या निकलता है, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 ATM होता है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब कि उसको कैसे क्या मिला, कम प्रेशर मिला। अब इधर हाई प्रेशर पे लिक्विड में था, जैसे उसको कम प्रेशर मिला तो वो क्या बन जाता है, तुरंत इतना हाईली फ्लेमेबल होता है कि वो तुरंत क्यों गैस फॉर्म में निकल जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो तुरंत फिर आग भी पकड़ लेता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि वो इतना ज़्यादा क्विक रिएक्शन करता है प्रेशर के थ्रू कि वो यहाँ से जैसे निकल कर आता है, बर्नर से निकला और तुरंत ही एटमॉस्फेयर में आते ही वो
गैसेस फॉर्म में बन जाता है और फिर हम उसे यूज करते हैं। इसलिए इसको यूज करने के लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, और वो प्रिकॉशंस आप जानते ही होगा, मैं आप क्या डिस्कस करूँगा आपको। हर चीज़ आप जैसे घर में जब भी जाओ तो बाहर ऐसे खोल मतलब हर चीज़ प्रॉपर चेक करके जाया करो, ठीक है। लीकेज वगैरह हो तो तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं कि अब देखो, यदि मैं कोल और पेट्रोलियम की बात करूं, कोल और पेट्रोलियम, पेट्रोल, तो कोल और पेट्रोलियम में दोनों में बेटर कौन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोलियम बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेजिडुअल प्रोडक्ट होता है, जो बाय प्रोडक्ट हमें निकलता है, वो हमें कम निकलता है। मतलब इसमें मैक्सिमम जो पेट्रोल है वो यूज हो जाता है फ्यूल, और कोल में तो हमें पता है इसमें बहुत ज़्यादा ऐश निकलता है, ठीक है। ओके, तो ये हमने देखा पेट्रोलियम गैस पे। अब आते हैं, हमने पेट्रोलियम गैस का भी डिस्कस किया, तो उसका भी हम देख लेते हैं पेट्रोलियम गैस क्या है। एक सेकेंड। ओके, सो आइए अब हम पेट्रोलियम गैस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम गैस जो अभी हमने बता ही दिया कि कैसे होता है, उसको कैसे गैस में रखा जाता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है एलपीजी। एलपीजी नाम सुना ही होगा, फुल फॉर्म भी जानते ही होगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको हाई प्रेशर पे लिक्विफाइड किया जाता है, ठीक है, लिक्विड में बनाया जाता है। और गैस इसलिए क्योंकि वो आफ्टर जब बर्निंग होता है उस टाइम पे वो गैसियस फॉर्म में होता है, ओके, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके वो गैसेस बन जाता है। सो इसीलिए बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसका जो क्वेश्चन आता है इसमें, ये है अपना मेन इम्पोर्टेंट, कि इसमें इसके जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या होता है। इसमें जो तीन कौन कौन से होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अब ये जैसे ब्यूटेन और प्रोपेन क्या होता है, ये नाम यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। और एक होता है, लास्ट वन होता है जो वो होता है इथेन। बट यदि आपको क्वेश्चन में ये आता है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे मैक्सिमम कौन होता है, तो आप ध्यान रखिएगा मैक्सिमम जो होता है वो होता है ब्यूटेन। ये जो प्रोपेन होता है, इथेन जो होता है, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोपेन और ब्यूटेन, सॉरी, प्रोपेन और एथेन जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, ब्यूटेन इसमें मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं इन तीनों का मिक्सचर होता है, इन तीनों का मिक्सचर होता है। 3 हाइड्रोकार्बन्स, ये सब हाइड्रोकार्बन से इनका मिक्सचर होता है, ओके। सो ये हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली ब्यूटेन, ठीक है, अलॉन्ग विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन, एंड विच इज द लिक्विफाइड बाय द अप्लाइंग हाई प्रेशर। इसको हाई प्रेशर पे लिक्विफाइड किया जाता है और इसको डोमेस्टिक गैस के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें एक जो टर्म आता है वो आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में से किसी में भी स्मेल नहीं होता है, गंध नहीं होता है, ठीक है। तो स्मेल नहीं होने कारण फिर तो ये दिक्कत वाली बात है कि यदि लीकेज होगा तो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसमें एक क्या डाला जाता है, स्मेलिंग अमाउंट डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं इथाइल मर्केप्टन। इथाइल मर्केप्टन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इथाइल मर्केप्टन नाम का इसमें जो वो हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस होता है उसको डाला जाता है, और ये जो इथाइल मर्केप्टन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्मेल होता है, इसलिए ये थोड़ा सा भी अमाउंट निकलता है उसको ये इस स्मेल को फैला देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्म ध्यान रखना है, ये आता है ऑब्जेक्टिव में। और ये कभी कभी इसका ऐसे इथाइल मर्केप्टन नहीं लिखे आए तो आपको इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, H2C2H5HS, हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब आपको ऐसे भी मिल सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या क्या पेट्रोलियम गैस के बारे में। अब हम आते हैं इसके एडवांटेज। पेट्रोलियम गैस का एडवांटेज आप जानते हो कि एलपीजी जो होता है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखता है, ठीक है, सो इट इज़ अ गुड फ्यूल। और ये जो इसके जो वो क्या बोलते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट को भी पोल्यूशन नहीं करता है, ओके। और कितना इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि 1 ग्राम यदि एलपीजी को जलाते हैं, 1 ग्राम को जलाते हैं तो हमें 50 किलो जूल पर ग्राम मिलता है, ठीक है, 50 किलो जूल
मतलब इसको जूल में करेंगे तो ये 550,000 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है इसकी स्पेशलिटी कि ये हमें बाय प्रोडक्ट भी नहीं बना कर देता है। और ये इसकी जो पॉइजनस और जो है वो भी इसमें नहीं होता है कि इसमें आप देखो कि घर में जो आप गैस यूज करते हैं वो पॉइजनस भी नहीं होता है। ओके, और ये कन्वीनियंट है स्टोर रखने के लिए, हैंडल करने के लिए भी, ठीक है। तो ये सब है, और नीट और क्लीन होता है। नीट क्लीन इसीलिए क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। डेंजरस भी है। डेंजरस मैंने बताया कि ये क्या है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। एलपीजी जो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। अब हाईली है इसीलिए ये जल्दी आग पकड़ता है। यदि बाई चांस गलती से भी कहीं पे लीकेज हो गया थोड़ा सा भी, और उसके आसपास में कहीं भी हीट चला गया, आग चला गया, ठीक है, चिंगारी चला गया, तो वो क्विक रिएक्शन पकड़ता है और फिर मतलब डिजास्टर हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण मौतें बहुत सारे हो जाते हैं। कई कई जगह में देखा भी गया है। ओके, तो अब हम आते हैं नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस के बारे में देख लेते हैं, फिर हम आज का सेशन लास्ट करेंगे। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस और एलपीजी जो गैस है उसमें डिफरेंस बस यही है कि इसमें ब्यूटेन होता है और इसमें जो होता है मीथेन होता है, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो होता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन होता है CH4, ठीक है, मीथेन होता है। और इसके साथ साथ कौन होता है? तो यही साथ साथ होता है, यही इथेन और प्रोपेन। इथेन और प्रोपेन दोनों होता है साथ में। प्रोपेन, ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, अभी आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल गैस। तो इसमें यदि क्वेश्चन आता है कि कितने % होता है, तो हम बताएंगे 95% इसमें मीथेन होता है। और मीथेन गैस बनता कैसे है? तो मीथेन गैस बनता है कैसे, बताओ? मीथेन गैस बनता है कचड़े से। जैसे जहाँ पे मार्सी एरिया होता है ना, मार्सी मतलब कि दलदला एरिया, जहाँ पानी भी हो और कचरा भी हो, तो दोनों मिला के क्या बना देता है? मीथेन, ठीक है। तो ये CH4 इसमें मीथेन होता है 95%। तो इसके भी कुछ अपने यूज है। तो नेचुरल गैस इज यूज फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहले आपने देखा भी होगा गोबर गैस जिसे हम बोलते थे, उसको गाय का जो गोबर होता है उसको डाला जाता है चैम्बर में, और उससे फिर जो गैस क्रिएट होता है, तो पहले यूज़ किया जाता था। अब तो खैर LPG आ गया है, तो अब तो ये सब ज़माना गया, ठीक है। नेचुरल गैस यूज इन थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ किया जाता है। और इसके जो इसको इसी से बनाया जाता है, कौन? इसी से जो बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसी नेचुरल गैस को बनाया जाता है CNG तो सुना ही होगा। दिल्ली में जो मैक्सिमम ऑटो वगैरह है वहाँ पे CNG चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे CNG इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये भी यूज किया जाता है गाड़ी में, व्हीकल्स में यूज किया जाता है, कार, बसेस, ट्रक में यूज किया जाता है। तो ये जो है हमारे इसमें भी ज़्यादा जो धुआं है, स्मोक है, वो नहीं निकलता है, इसलिए डज नॉट कॉज ऑफ एनी एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो यही सब एडवांटेज हो गया इसका। और नेचुरल गैस के बारे में यही इतना आपको ध्यान रखना है कि इसके तीन को मिलाकर ये नेचुरल गैस बनता है। इसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये 95% होता है। LPG का फुल फॉर्म ध्यान रखना, यही सब आपका आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ओके। और वैसे तो देखा जाए तो इस कोरोना कारण इस बार तो CBSE इस टॉपिक को हटा दिया है, बट ये लेक्चर सिर्फ इसी साल के लिए नहीं है, आगे भी होगा। सो डेट्स वाई इसीलिए मैं ये टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। जो इस साल जो आएगा वो है एनवायरमेंटल इफेक्ट, ओके। तो यदि आपने इस साल कोई देख रहे हैं, 2020 ये चल रहा है, तो 2020 में जो है ये टॉपिक को आप ज़्यादा वेटेज नहीं दीजिएगा। हाँ, पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, CNG का फुल फॉर्म आ सकता है। तो इसमें क्या है, ये तो कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, वो तो सिर्फ सिलेबस को रिमूव किया है, बट ये तो जनरल चीज़ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। और पिछले बार अब हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने सिर्फ सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, अब इस सोर्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए द डायनेमिक एजुकेशन के साथ। और यदि हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आपको ज़रूर वीडियो लाइक करना है, दबा के लाइक करना है, ओके। और बिल्कुल अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।